पहली बात तो यह है कि ये केवल हमारी अकेले की समस्या नहीं है, ये पूरी दिल्ली की जो आम जनता है सभी की ये समस्या है। क्योंकि सभी को मालूम है कि 70 से लेकर 80% तक दिल्ली अनऑथराइज्ड है, लेकिन अनऑथराइज्ड होने के बावजूद भी वहां पे प्लॉट की रजिस्ट्री होती है, स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है, एक रेट सेट किया हुआ है कि इतने रुपए गज के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी यूजर को। जब आप स्टाम्प ड्यूटी लेकर रजिस्ट्री कर सकते हैं तो आप वहां का नक्शा क्यों नहीं पास कर सकते? आप अगर चाहें तो भाई 7% या 5% जो आप स्टाम्प ड्यूटी लेते हैं उस पर 2-3% एक्स्ट्रा बढ़ा दें। नक्शा पास नहीं करते, जिसकी वजह से जो नगर निगम के अंदर अधिकारी लोग हैं उन्हें भ्रष्टाचार करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। नक्शा पास होगा नहीं, एंड यूजर जो व्यक्ति है जिसने जमीन खरीदी है, जब भी वो अपना मकान दुकान अपनी जब भी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करता है उस पर फौरन नोटिस आ जाएगा, जी तोड़ने का नोटिस है जी। क्यों? क्योंकि आपने नक्शा पास नहीं कराया। नक्शे के लिए अगला जाता है, कहते हैं यहाँ का नक्शा ही नहीं पास होता। अरे भाई साहब, जब नक्शा पास ही नहीं होता तो नक्शा कोई पास कैसे कराएगा? फिर वो सेटिंग शुरू करते हैं, इतने पैसे दे दो जी, इतने रुपए पर फ्लोर के हिसाब से दे दो जी। पैसा लेते हैं, बिल्डिंग बन जाती है। जो पैसा नहीं देता उसका ये हाल होता है। देखो पीछे, अब आप पीछे देख रहे हैं, ये क्या आपको बिल्डिंग दिख रही है कहीं से? ये केवल नींव डाली गई है, थोड़ी सी एक दीवार, क्योंकि पैसा नहीं दिया गया। हमने सेटिंग से मना कर दिया, हमारा नक्शे के लिए कार्रवाई चल रही है, हम कोर्ट भी गए, हमने अपनी साइड से पूरी कार्रवाई करी। उसके बावजूद भी ये केवल क्यों हुई कार्रवाई हमें नहीं मालूम, लेकिन एक पूरी इतने त्वरित तरीके से जो कार्रवाई हुई, हम इसके लिए हम ऊपर से ऊपर तक हम पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और खाली अपनी नहीं, हम पूरी दिल्ली के वासियों की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और सभी क्षेत्र के पूरे दिल्ली वासियों का हमें साथ चाहिएगा, आशीर्वाद चाहिएगा इस लड़ाई के लिए, क्योंकि हमारे अकेले की लड़ाई नहीं है। और एक मैं आपके सामने और वादा कर रहा हूँ, जब तक दिल्ली का अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का पूरों का नक्शा पास नहीं होगा, इस बिल्डिंग का हम आगे कंस्ट्रक्शन नहीं कराएंगे। ये आप सबके सामने प्रॉमिस कर रहा हूँ। और हम इसके लिए पूरी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें ऊपर कहीं तक भी जाना पड़े। नीरज जी, कौन लोग हैं जो पैसे की डिमांड कर रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, मैं क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में मैं यहाँ नहीं आता, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, हमारी टीम है जो देखती है। मैं डायरेक्ट किसी से भी नहीं मिला, ना कोई डायरेक्ट मुझसे मिला। सभी जो भी डिमांड्स होती हैं, क्योंकि मैं यहाँ प्रॉपर्टी पे नहीं रहता, मैं दूसरी जगह ऑफिस बैठता हूँ, तो यहाँ जो लोग रहते हैं उनसे ही सारी चीज़ों की बातचीत होती है। जो लोग डिमांड करते हैं सभी के नाम प्रवीण जी अभी आपके सामने सारी चीज़ें बताएंगे, और सब चीज़ों के हमारे पास प्रूफ भी हैं। अगर उन पर कोई प्रूफ है कि उन्होंने पैसा नहीं मांगा तो वो साबित करें। सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो टूटा हुआ, और इसी क्षेत्र के अंदर 50 जगह बिल्डिंगें बन रही है, कहीं तोड़फोड़ नहीं है। सबसे बड़ा प्रूफ यही है कि पैसा मांगा गया है। सर, निगम पार्षद का आरोप ये भी लगाया आप पे जी कि हमने कुछ पैसा नहीं मांगा उनसे, अगर मांगता भी तो खुद आते हमारे पास। उन्होंने बुलाया भी है, उनसे मिलके भी आए हैं, वो सारे हमारे पास में प्रूफ है। और उन्होंने अपने आदमी भी भेजे हैं। पैसे की बात करें, कब की ये डील हुई थी, कब पैसा मांगे, क्या बीच बीच में आपको परेशान किया जाता था, और किसके द्वारा पैसे की डिमांड की गई है? देखिए जी, मैं बताता हूँ, लगभग 6 महीने से पैसे की डिमांड चल रही थी हमारे साथ। तो पिछले जो यहाँ निगम पार्षद थे, इस कार्य को बंद हुए 1 साल के करीब हो चुका है। 1 साल पहले हुआ था जितना भी ये कार्य हुआ था। जब से नए निगम पार्षद आए, हमारे काम में अड़चने आनी शुरू हो गई, लोग आने शुरू हो गए, यहाँ पैसे की डिमांडें शुरू हो गई, नोटिस आने शुरू हो गए एमसीडी के द्वारा। हमने बात करी, हमने अपनी कागजी कार्रवाई शुरू करी। हमने अपनी कागजी कार्रवाई जैसे ही शुरू करी तो उनकी तरफ से कार्रवाई और ज्यादा तेज हो गई। पैसे की डिमांड आई, हमने मना कर दिया, जी हम ये सेटिंग वेटिंग, हम इस चीज में भरोसा नहीं करते, हम लीगल कागजी कार्रवाई से काम करते हैं, वो हमारी चल रही है। उसके लिए हमने स्टे वगैरह भी लिया, सब कुछ हमने करा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जैसे स्टे खारिज हुआ, तुरंत ही ये कार्रवाई यहाँ पर आकर इस प्रकार की हो गई। हम इसके ऊपर अपील पे भी जा रहे हैं, आगे अपील पे भी जा रहे हैं, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जहां तक हमारे को कानूनी लड़ाई लड़नी होगी हम लड़ेंगे इस लड़ाई को। कितने की डिमांड की गई? ये डिमांड वगैरह मैं यहाँ पे आपको नहीं बोलूंगा, सब प्रवीण जी आपको बताएंगे सारी चीजें। एक बहुत बड़ा हैंडसम अमाउंट की डिमांड की गई थी, जो कि अगर छोटा भी होता शायद हम नहीं देते, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट मांगा गया जो हमारी हैसियत से बाहर है, हम नहीं दे सकते। हमने मना करा तो हमारे ऊपर ये सारी कार्रवाइयाँ कर दी गई। किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का कोई मेरा उनसे लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी एक टीम हमारा सारा काम देखती है, और उनके पास भी लोग होते हैं और ये सभी सबूत अभी आपको प्रवीण जी आपको यहाँ पे अभी सभी सबूत देंगे। नीरज जी, एक आरोप और आप पर लगाया जा रहा है कि आपकी जो धर्मपत्नी है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नाम इस समय ईडी और सीबीआई के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई है, क्या इसी प्रकार से आरोप लगाते रहेंगे? बिल्कुल गलत बात है जी ये। पहली बात तो देखिए, निगम पार्षद मेरी धर्मपत्नी है, मैं उनके काम में बिल्कुल कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता, वो अपना काम खुद देखती हैं, ये मेरे सभी क्षेत्रवासियों को पता है।
हमने अपने क्षेत्र के अंदर एक चीज और कर रखी है, हमारे क्षेत्र में भी निर्माण हो रहे हैं, लोग घर बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमने साफ मना करा है किसी को कोई एक पैसा नहीं देना, ना हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की कोई कार्रवाई हो रही है। आप जाके देख लो, हमारे क्षेत्र की जनता से पूछ लो जाके आप, और उनके काम से या पार्टी से इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है और ये क्योंकि कंपनी का मामला है और मैं उस कंपनी के अंदर एक पार्ट हूँ। मनोज सोनी जी भी उस कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो क्योंकि कंपनी का मामला है, उसका पार्ट होने की वजह से मुझे यहाँ पे आगे आना पड़ रहा है। इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। मेरा नाम प्रवीण है। मैं इस कंस्ट्रक्शन को जब से शुरू हुई है तब से ही देख रहा हूँ और ये कंस्ट्रक्शन लगभग पिछले 7-8 महीने से बंद हो रखी है और इस कंस्ट्रक्शन को शुरू से एंड तक अभी तक मैं ही देख रहा हूँ और जो भी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं वो मेरे ही मद्देनजर हुई हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने बुलाई है, किस मुद्दे को? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यह कल यहाँ पर MCD का बुलडोज़र चला है और बुलडोज़र चलने का कारण एक ही रहा है, क्योंकि जो ये बिल्डिंग बन रही है इसके साथ कम से कम नहीं तो यहाँ पे 20-25 बिल्डिंगें और बन रही हैं। एक MCD का कम्युनिटी सेंटर, उसके सामने भी एक 3000 गज की जगह बन रही है, जस्ट एक हमारे सामने भी बन रही है, एक इससे आप थोड़ा पीछे जाइए वो भी 2-2 हज़ार गज की साइडें बन रही हैं। अगर उन साइडों पे कोई भी इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है जिस तरह का कल यहाँ बुलडोज़र चला है, तो इसका मतलब इसके पीछे प्रेस बुलाने का यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर क्यों बुलडोज़र चला। क्या लग रहा है कि कितने की डिमांड की गई थी और किसके द्वारा? देखिए, डिमांड तो मेरे पास बहुत लोग आए, हर लगभग जैसा कि बहन प्रीति जी के बारे में पहले भी सब ये चीज़ें चर्चा में रहती है, निगम पार्षदों के बारे में बोला जाता है। यहाँ पे लगभग 3 या 4 जेई मेरे पास उनका नाम लेके आए। सबसे पहले एक नागर जी जेई हुआ करते थे, वो स्पेशली यहाँ आए, हम लोगों से बात करके गए। बात करने के बाद उन्होंने जब गेट से बाहर निकलने लग गए तो उन्होंने हमसे बोला एक बार आप बहन प्रीति जी से मिल लीजिए, अगर इसका आप निर्माण करना चाहते हैं तो आप पहले यहाँ के निगम पार्षद से मिलिए, उसके बाद ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद भी एक राकेश शर्मा जी जे, कई जेई आए, जितने भी जेई बदले गए सब मेरे पास यहाँ पे आए। अभी मीणा जी भी आए मेरे पास। तो जो उनकी डिमांड थी वो हम लोग पूरी नहीं कर सकते थे। आपके पास प्रूफ क्या है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि प्रूफ लाइए और अगर ऐसा होता है तो मैं आपके हर पनिशमेंट क्या मैं तैयार हूँ भुगतने के लिए। देखिए, आप इतने सारे मीडिया से इतने सारे लोग हैं, आप इस प्रूफ को खुद ही समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर 25 निर्माण चल रहे हैं उसमें से एक ही निर्माण कार्य पे अगर बुलडोजर चल रहा है जिसकी शुरुआत है अभी, तो इससे आप खुद समझ लीजिए ना। प्रूफ क्या वो दे सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ किसी को यहाँ पर नहीं भेजा मेरे पास? क्या वो ये प्रूफ दे सकती है उन्होंने किसी को यहाँ पे मेरे पास नहीं भेजा? मेरे पास भेजा होगा, डिमांड आई होगी, जब तो काम रुका है ये। अगर मैं उनकी डिमांड पूरी कर देता तो बात खत्म थी। फिर यहाँ पे भी जैसे कहीं बुलडोजर नहीं चल रहा, यहाँ भी नहीं चलता। कल एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर कागजात पूरे हैं तो हमसे मिलें या फिर निगम से मिलें, क्योंकि कागजात कार्रवाई पूरी होती है तो निगम कुछ नहीं कर सकता, ना ही बुलडोजर चल सकता। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी, मतलब 3 बार पहले भी निगम पार्षद रही हैं अन्य पार्टियों से। 2017 में वो चुनाव भी हारी है यहाँ से, तो बड़ी अच्छी बात कही है। उसके बाद उनके ही कार्यकाल में ये पूरी, आप कहीं भी अपना कैमरा घुमा लीजिए, सब अनऑथराइज काम चल रहे हैं। वो कैसे चल रहे हैं? फिर कागजात तो किसी के भी पूरे नहीं हुए, वो निर्माण कैसे चल रहे हैं? 25 बिल्डिंगों की तो बात आपकी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है? आप कंप्लेंट तो आप कर रहे हैं ना उनके खिलाफ, तो आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने डिमांड मांगी है? नहीं, उनके पास क्या प्रूफ है? मैं तो आपसे बार बार पूछा, उनके पास क्या प्रूफ है कि उन्होंने नहीं मांगा? और फिर इसी निर्माण पर अगर बुलडोजर चला, इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि जिस समय यहाँ पे बुलडोजर चल रहा था सामने ही लेंटर डल रहा था 1000 गज पे, वो क्यों नहीं? अगर टीम आई थी उसको वो क्यों नहीं दिखा? जब से वो इस यहाँ पर निगम पार्षद चुने गए, सबसे ज्यादा निर्माण कार्य तब से हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? इससे बड़ा एलिगेशन आपके हैं, प्रूफ करना भी आपका काम है। आपके पास प्रूफ ऐसे कौन से हैं जो आप प्रेजेंट करेंगे? नहीं, ये मामला कोर्ट तक भी जाएगा। मैं वो चीजें, जब जो भी चीजें प्रूफ करनी होगी मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा वो चीजें। यानी आप कोर्ट में प्रूफ बिल्कुल प्रूफ करेंगे, बिल्कुल प्रूफ करेंगे। सर, एक और बात, जब आपसे पैसे की डिमांड किसी ने की थी, क्यों पुलिस में सूचना क्यों नहीं गई? क्योंकि आप तो भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं, क्यों सूचना क्यों? क्या ये सूचनाएं पुलिस में दी जाती हैं? आपने कभी सुना है कि ये सूचना भी पुलिस में दी जाती है कि फलाना आदमी हमसे पैसे मांग रहा है? ये सूचना कभी पुलिस में नहीं दी जाती। जेई के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? उनका कहना है कि जेई के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया गया उस समय? किसने नहीं लिया जेई के खिलाफ एक्शन? आप लोगों ने। हमने जेई के खिलाफ एक्शन लिया जब भी तो ये हुआ। जेई को जब हमने बोला कि ये पे सारे कार्य जो चल रहे हैं कोई भी ऑथराइज नहीं है, उसी के बाद तो ये हमारे पे उल्टा एक्शन लिया उन्हें। जेईओ ने एक्शन ने लिया, जो नागर हैं इनके एक्शन साहब, उन्होंने लिया। अगर हम उनकी बात
कहीं भी इधर से उधर करते तो ये तो शुरू से सब कुछ तोड़ के चले जाते। सर आपने इस बिल्डिंग के लिए नक्शा भी पास बनवाया या हमने नक्शे के लिए अप्लाई किया, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो एक एक करके सारी चीजें हमने पूरी करी हैं। और जब उनका मन करता है वो लोग स्टे दे देते हैं। 2 बार हमें इस पे स्टे मिला, उसके बाद उन्होंने स्टे खारिज कर दिया। उन्हीं पेपरों से स्टे मिला और उन्हीं पेपरों से स्टे खारिज कर दिया। मुझे भी नहीं समझ आया आज तक। उनका कहना है कि 20 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ और अब एक भी व्यक्ति मेरे खिलाफ नहीं आया। कोई आया है तो बताए। और लोगों से अपील की उन्होंने कि आप लोग के खिलाफ आए क्योंकि आप लोग गलत एलिगेशन लगा रहे हैं उनसे। तो मैं कुछ देखता हूँ कि कब वो दिन आता है जब लोग इसके खिलाफ आते हैं कि निगम पार्षद भी इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर सबसे बड़ा सबूत ये है कि इतनी सारी कॉलोनी ये बन कैसे गई है। आप मुझे बताइए ना, सामने कार्य कैसे चल रहा है। चलिए ठीक है, कल हमारी प्रॉपर्टी पे ऐसा हुआ, आज उन पे क्यों नहीं हो रहा, और प्रॉपर्टियों पे क्यों नहीं हो रहा? क्यों कम्युनिटी सेंटर के लिए दिलशाद गार्डन के सामने 3-3 हजार गज की जगह बन रही है? क्यों हमारे सामने 1000 गज का निर्माण हो रहा है? हर जगह निर्माण क्यों हो रहा है? अभी दिलशाद गार्डन में ही 3 शॉप्स गई हैं। मुझे तो ये भी सुनने में वहां के लोगों ने इनको पैसा दिया है। तो मैंने तो सुना है, मैं तो वही बात बता रहा हूँ ना सर। एक्चुअली क्या है, 2001 में ये 3 पॉकेट डीडीए ने नोटिफिकेशन किए थे। एक पॉकेट जहाँ नेक्सा का शोरूम है, उससे आगे बीकानेर और जुल्फे बंगाल, इस एरिया को जुल्फे बंगाल बोलते हैं। इस एरिया को उन्होंने नोटिफाइड करके अपना 2001 में डीडीए ने इंडस्ट्रियल लैंड इसको अपना पास कर दिया। उसके बाद हम इसका नक्शा हमने पहले ही अप्लाई कर दिया था। तो हम अपना आदमी जाता रहता है, वहाँ सारी बातें होती हैं, पहले सारे पेपर डॉक्यूमेंट पूरे होंगे जब तो नक्शा पास होगा। उन्होंने कहा जी इसका नक्शा पास नहीं हो सकता, इसका लेआउट नहीं है। हमने उनको कहा, डीडीए को भी अप्रोच किया, हमने टाउन प्लानिंग को भी अप्रोच किया, हमने सब किया। हमने अपने नक्शे निकाले, जहाँ पर हमारी लैंड फॉल्स करती है वो नोटिफाइड हो रखा है। उसके लिए हमने इनके लिए रेगुलाइज के लिए प्लान डाले। इन्होंने बार बार हमें रिफ्यूज करते रहे कि जी ये अपना हमारा एमसीडी से हमारे इसमें छोटे छोटे पॉइंट लगाते रहे। पहला इनका पॉइंट था जी ये रेगुलाइजेशन, पहले अप्लाई करी 2022 में। हमारी बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई थी कि साइट पर डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर एटेंडिंग प्रॉपर्टी एंड अबाउटिंग रोड, कॉपी ऑफ अप्रूवल लेआउट शोइंग द प्लान प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन टू बी सबमिटेड। इन्होंने ऐसे छोटे छोटे पॉइंट एफिडेविट जो सारे प्लान अप्रूव कॉलोनी में लगते हैं, अनअप्रूव्ड कॉलोनी में लगते हैं, वो सारे एफिडेविट इन्होंने मांगे कि कंप्लीट ओनरशिप चेन दीजिए। हमने सारी इनको चेन दी, सारी चीजें दी। फिर इन्होंने मांगे कि जी सेट करंट हाउस टैक्स, हमारा हाउस टैक्स जा रहा है, हमारे सर्टिफिकेट मांगे, सेस अमाउंट मांगे, फोटोग्राफ्स मांगे। वो सब चीजें हमने इनकी फाइल्स में दोबारा दो बारी 3-3 बारी हम देते रहे। फिर हमने अपनी अपील लगाई। एक मिनट सर, ये बता हाँ मैं वो कर ये इन्होंने हमें 16/6 में एक नोटिस और भेजा। जैसे ही हमें ये पता चला कि भाई ये मैं एज एन आर्किटेक्ट हमें सब क्लाइंट को बाइलाज बताने होते हैं, इतना रोड छोड़ना है, इतना सेटबैक छोड़ना है, इतना फायर टेंडर के लिए छोड़ना है, इतना सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। हमें बाइलाज के बारे में पता है, तो हमने कह दिया जी इसका नक्शा वैसे तो नहीं पास हो रहा, इसको रेगुलाइज होगा। ऑलरेडी हमारे 4 कमरे बने हुए थे, हमारा शेड बना हुआ था, ऑलरेडी शेड बना हुआ था। बल्कि यहाँ तक है कि 2001 से जितना ये एरिया डेवलप हुआ है तीनों पॉकेट का, और जो हमारे पॉकेट में हमारा तो नोटिफाइड एरिया में आ रहा है, हमारी प्रॉपर्टी नोटिफाइड एरिया में फॉल्स कर रही है। अदरवाइज जो प्रॉपर्टीज अमर ज्योति में, ये डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जो फॉल्स भी नहीं कर रही, वहां तक नक्शा बना हुआ है। कलेंदर कॉलोनी पूरी फ्रंट पे सारा का सारा वो सारा अनऑथराइज बना हुआ है। उसको कोई नहीं देखता कि जी क्या है क्या नहीं है। हमने उसके लिए उनसे टाइम मांगा। हमने कहा हमें अपने पेपर इकट्ठे करने के लिए 6 महीने का टाइम दीजिए। हमने डीडीए को अप्रोच किया, हमने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को अप्रोच किया कि जी क्या ये है। तो उन्होंने डीआईडीसी के लिए कहा, और उन्होंने ये कहा कि आप अपनी सोसाइटी बना के आ जाइए, आप एक अपनी सोसाइटी बना के आप आ जाइए और आप अपना नक्शा डालिए, लेआउट हम पास करते हैं और आप अपना बिल्डिंग प्लान सैंक्शन करा लीजिए। अब मैं भी स्टैंडिंग कमेटी में भी जाऊंगा तो सारी यहाँ के सारे तो ओनर मेरे साथ आएंगे नहीं। जो हमारी RAW बनी हुई है,
RAW के अकॉर्डिंगली मास्टर प्लान में ये कहा जाता है कि जी आप अपनी RAW बना के जो दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज है वहां पर आप एक अपना लेआउट बना के हमें दीजिए, हम इनको पास कर देते हैं। हमसे हमेशा बार बार हम बात करते हैं पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर है, तो पॉलिसी। अब नक्शा पास है या नहीं है? अब इसके लिए हमने रेगुलाइज की फाइल हमने लगाई थी, उन्होंने वो फाइल हमारी रिजेक्ट कर दी। अब हमने दोबारा और उसके फाइल में जो पेपर की कमी थी वो पेपर की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली और उसके बाद हम फिर दोबारा उनको अप्लाई कर रहे हैं, सारी चीजों के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब मेरे को भी आगे करने में, पेपर इकट्ठे करने में, जो इस एरिया को डेवलप करने में जो इसको DDA ने नोटिफाइड किया है, DDA से कुछ डॉक्यूमेंट मेरे को भी इकट्ठे करने के लिए मैंने तो उनको कहा भी कि जी मेरी फाइल आप DDA भेजिए, मेरी फाइल टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में भेजिए। मैं तो वर्बली उन्हें बोला भी। प्रॉपर्टी के बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि धारा 336 के तहत स्वीकृत है। हाँ, स्वीकृत नक्शा जो धारा उसके स्वीकृत है, खाली वो हर प्रॉपर्टी के बाहर एक बोर्ड लगाया जाता है। हमने उसके लिए भी हमने अपनी एप्लीकेशन उसमें डाल रखी थी, अप्लाई किया हुआ था। अप्लाई करने में हम उसके जब अप्लाई कर दिया तो उन्होंने कहा जी इसका नक्शा पास नहीं हो सकता, तो फिर भी हम उस आईडी के लिए करते गए। आज हम उसको हमें ये वो करें, हम उसका पैसा जमा करा देंगे। जितना रिवेन्यू इस MCD को इस प्रॉपर्टी से मिलना है, जितना टैक्स MCD को इससे रिवेन्यू मिलना है, वो रिवेन्यू तो इससे मिलता ना। तो हमने क्लाइंट को पहले ही कह दिया जी आप रोक दीजिए, आप क्लाइंट को इसको हमने कह दिया कि जी आप रोक दीजिए, हम इसका नक्शा पूरा करा के रैक पैक करके और सब चीजें करेंगे। इतनी जानकारी आप दे रहे हैं, आपका परिचय? मैं आर्किटेक्ट भारत भूषण। कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर रहे। मैं 25 साल से प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हूँ और मैं अपने क्लाइंट को अवेयर कराऊंगा कि जी हमारी सारी प्रॉपर्टी। एक सवाल आपके लिए, आप बता रहे हैं कि आप इंटरनल भी है, 25 साल से आपका एक्सपीरियंस भी है। नगर निगम का एक्सपीरियंस यही है क्या कि केवल पैसा जाएगा तो ही नक्शा पास होगा? नहीं तो बिल्कुल 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 जी, ये आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली साफ साफ बात है। बिल्कुल है जी। जो देखिए ऐसा कहना, एकदम चैनल पे कहना, सारी चीजें कहना, मेरे जैसे और भी 1500 भाई आप कह रहे हैं तो एक प्रैक्टिस है। जैसे एक चार्टेड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस है, ऐसी हमारी प्रैक्टिस है। सब चार्टेड अकाउंटेंट की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ी सी करनी पड़ती है। ये तो आप मानेंगे ही मानेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।